वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी संभव सीरीज में। हम लोग कवर कर रहे हैं स्पेक्ट्रम और आज की हमारी बातचीत होने वाली है अध्याय 14 के बारे में। अध्याय 14 पर जो हमारी बातचीत होगी उसमें चर्चा की शुरुआत होगी प्रथम विश्व युद्ध के साथ। कहानी चलेगी जब आगे तो बातचीत होगी होम रूल आंदोलन के बारे में। जब बातचीत होम रूल आंदोलन के बारे में होगी तो कहानी बाल गंगाधर तिलक पर भी जाएगी, जो 6 सालों का अपना जेल टर्म पूरा करके वापस आ गए हैं। कहानी में बातचीत ये भी होगी कि कैसे मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक दूसरे से एकदम विरोध में काम करने वाले संगठन एक साथ आएंगे और लखनऊ पैक्ट करेंगे। जब बातचीत में इतनी बातचीत हो जाएगी तो आगे चर्चा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म पर भी होगी, क्योंकि आप समझ रहे हैं स्पेक्ट्रम और हमारी बातचीत होगी अध्याय 14 पर। इसके पहले कि हम अध्याय 14 पर आगे बढ़ें और बातचीत में हम प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर नाम के इस चैप्टर पर बातचीत करें। प्रथम विश्व युद्ध व राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर, इस पर जो हमारी बातचीत होने वाली है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है, जो कि हमारा आज का टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध एवं राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो हम अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। प्रथम विश्व युद्ध व राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। प्रथम विश्व युद्ध व राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर। तो हम यहां पर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे। तो प्रथम विश्व युद्ध व राष्ट्रवादी प्रत्युत्तर पर जब हमारी बातचीत आगे होगी तो हम यहां पर डिस्कशन में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले तो इस टॉपिक का आउटलाइन यानी कि रूपरेखा समझ लेते हैं। रूपरेखा या फिर आउटलाइन। आउटलाइन हमें टॉपिक की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है और बताता है कि इस टॉपिक में हम एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हैं। तो जब हम इस टॉपिक की आउटलाइन को बिल्ड कर रहे हैं, व्हेन वी आर प्रिपेयरिंग द आउटलाइन फॉर दिस टॉपिक, तो ये कहानी कैसे जाती है। तो ये कहानी कैसे जाती है, ये कहानी शुरू होती है 1914 में। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है और प्रथम विश्व युद्ध की जब शुरुआत होती है, इसी के रिस्पॉन्स के तौर पर यहां पर तैयारी शुरू होती है होम रूल मूवमेंट के लिए। होम रूल मूवमेंट की जो तैयारी यहां पर शुरू होती है, होम रूल मूवमेंट की जो तैयारी यहां पर शुरू होती है वो 1914 से 18 के बीच का दौर है। ये कहानी जो है वो 1916 से 18 समझिए, 1916 से 1918 ये समय है होम रूल आंदोलन का। ये समय है होम रूल आंदोलन का। 1916 से 1918 का ये दौर होम रूल आंदोलन का। इसी दौर में हम क्या पाएंगे कि इसी दौर में यहां यानी कि 1919 में
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो भारत सरकार अधिनियम 1919 के रूप में आएगा। और इसी चरण में जब हम यहां 1920 में पहुंचेंगे तो होम रूल आंदोलन असहयोग आंदोलन का हिस्सा बन जाएगा। होम रूल आंदोलन असहयोग आंदोलन में सम्मिलित। असहयोग आंदोलन में सम्मिलित। तो हमने क्या पाया कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ और उसी के बैकग्राउंड में यहां पर सारी बातचीत शुरू होती है और यहां पर होम रूल आंदोलन का आधार बनता है। होम रूल आंदोलन का आधार। तो 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। 14 से 16 के बीच में होम रूल आंदोलन का आधार तैयार किया जाता है। 16 से 18 के बीच में होम रूल आंदोलन चलाया जाता है। इसके रिस्पॉन्स में 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आता है और अंतिम रूप में ये जो होम रूल आंदोलन है ये असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हो जाता है। जब ये होम रूल आंदोलन चल रहा होगा तो इसी के रिस्पॉन्स में, इसी के प्रत्युत्तर में आपको 1916 में ही यहां पर लखनऊ मर्जर या लखनऊ पैक्ट भी देखने को मिलेगा। लखनऊ पैक्ट। लखनऊ पैक्ट जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह वास्तव में होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि में ही होगा और इसका सीधा सीधा प्रभाव होम रूल आंदोलन पर पड़ेगा। होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि में आप देखिए तो लखनऊ पैक्ट होगा जहां मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ जाएंगे और इसी पृष्ठभूमि में जब ये एक साथ आएंगे तो हम देखते हैं कि उदारवादी, उग्रवादी और होम रूल आंदोलन में जो मुस्लिम लीग के नेता हैं वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। तो हमने क्या देखा कि इस कहानी को अगर आपको समझना है तो आपको पहले प्रथम विश्व युद्ध और उसकी परिस्थितियों को समझना होगा, उसके बाद भारतीयों ने उस पर कैसे प्रतिक्रिया दी उसके बारे में बातचीत करनी होगी। जब आप इन बातों को समझ लेंगे तब आप देखेंगे कि होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे बन रही है। जब आप होम रूल आंदोलन की पृष्ठभूमि समझ लें तब आप होम रूल आंदोलन का आरंभ समझें, वो कैसे शुरू हुआ। जब आप उसका आरंभ समझ लें तो आप इन बिटवीन लखनऊ पैक्ट समझें। लखनऊ पैक्ट आप समझ लें तो होम रूल आंदोलन आगे कैसे जाता है, अंग्रेज उसे कैसे दबाते हैं, वो कैसे समाप्त होता है उसे समझें। फिर आप मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार समझ लें और फिर वो कैसे अंतिम रूप में स्वराज सभा में परिवर्तित हो जाता है और उसे कांग्रेस का हिस्सा बना लिया जाता है। तो ये पूरी कहानी आपको इस चैप्टर में समझनी है। होपफुली आप इसके लिए तैयार हैं। जब आप इसके लिए तैयार हैं तो इस कहानी की शुरुआत हमें कहां से करनी चाहिए? इस कहानी की शुरुआत बेशक हमें प्रथम विश्व युद्ध के साथ करनी चाहिए। हमें प्रथम विश्व युद्ध के साथ इसकी शुरुआत करनी चाहिए। तो कहानी का जो आरंभ होता है वो होता है प्रथम विश्व युद्ध के साथ। प्रथम विश्व युद्ध के साथ और फिर उस पर भारतीयों की प्रतिक्रिया। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 के बीच में चला और इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। कहानी प्रथम विश्व युद्ध की है नहीं, कहानी एक तितली की है, एक बटरफ्लाई की। कहते हैं कि एक तितली ने यूरोप में अपने पंखों को फड़फड़ाया और जब उसने यूरोप में अपने पंखों को फड़फड़ाया तो उससे पैदा हुई हवा में कुछ लहरें। एक लहर दूसरे से टकराई, दूसरे तीसरे से, तीसरी चौथे से, चौथी पांचवें से और ये लहरें बड़ी होती चली गई। वो लहरें जो उस तितली ने पैदा की थी यूरोप में वो अटलांटिक महासागर को पार करती चली जाती हैं और वो
एक टाइफून में परिवर्तित हो जाती हैं, वो एक तूफान में परिवर्तित हो जाती हैं, एक टॉर्नेडो का स्वरूप ले लेती हैं जब वो पहुंचती हैं यूरोप में, अमेरिका में। तो वो अमेरिका में एक टॉर्नेडो के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। मतलब एक तितली जो यूरोप में अपना पंख फड़फड़ाती है और हवा में कुछ हलचल मचाती है, उस हलचल के परिणाम स्वरूप अमेरिका में एक तूफान आता है। ये बात सैद्धांतिक रूप से थोड़ी अटपटी लग सकती है कि एक तितली के पंख फड़फड़ाने से क्या उसका रिपल इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि उससे अमेरिका में तूफान आ जाए, लेकिन व्यावहारिक तौर पर इसे सही माना जाता है। इसे कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। जब आप इसकी व्यावहारिकता में जाते हैं तो आप पाते हैं कि एक घटना दूसरी घटना को जन्म देती है, दूसरी तीसरे को और तीसरी चौथे को। इसके बाद इन घटनाओं की एक ऐसी संरचना बनती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक घटना, एक निर्णय बहुत कुछ बदल देता है, बहुत कुछ बदल देता है। उसका परिणाम बहुत ही ज्यादा घातक होता है। इसे ही कहा जाता है बटरफ्लाई इफेक्ट। तो क्या प्रथम विश्व युद्ध एक बटरफ्लाई इफेक्ट का परिणाम था? जी बिल्कुल ऐसा ही था। प्रथम विश्व युद्ध एक बटरफ्लाई इफेक्ट का परिणाम क्यों था? यह कहानी क्यों एक तितली की है? अगर आप इस तितली की कहानी को समझना चाहते हैं तो आपको समझना होगा कि यूरोप में एक देश है, यूरोप में एक देश है, यूरोप में एक देश है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया, जिसका नाम है ऑस्ट्रिया। और जो ऑस्ट्रिया है ना, वो एक साम्राज्यवादी देश है जो अपने आसपास के हिस्सों के ऊपर कब्जा करता जा रहा है, जो कि अपने आसपास के हिस्सों के ऊपर कब्जा करता जा रहा है। अगर आप कहानी ऑस्ट्रिया की समझें, अगर आप कहानी ऑस्ट्रिया की समझें तो आप क्या पाते हैं कि ऑस्ट्रिया का एक पड़ोसी देश है, और उस पड़ोसी देश का क्या नाम है? उस पड़ोसी देश का नाम है, उस पड़ोसी देश का नाम है बोस्निया। उस पड़ोसी देश का क्या नाम है? उस पड़ोसी देश का नाम है बोस्निया। और ये जो पड़ोसी देश है यानी कि बोस्निया, इस पड़ोसी देश बोस्निया के ऊपर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया है। ये है बोस्निया। ये है बोस्निया। तो इस पड़ोसी देश बोस्निया के ऊपर कब्जा कर लिया है ऑस्ट्रिया ने, और ऑस्ट्रिया ने ये जो पड़ोसी देश बोस्निया के ऊपर कब्जा किया है, ये कब्जा किसी को पसंद नहीं आ रहा। और ये कब्जा जिसे विशेष रूप से पसंद नहीं आ रहा वो देश है सर्बिया। वो देश है सर्बिया जिसे ये विशेष रूप से पसंद नहीं आ रहा है। तो इसका एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है सर्बिया, एक पड़ोसी देश जिसका नाम है सर्बिया, एक पड़ोसी देश जिसका नाम है सर्बिया। उसे यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। कारण एकदम स्पष्ट है। कारण एकदम स्पष्ट है क्योंकि सर्बिया के ऊपर यह जो कब्जा हुआ है इसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। बोस्निया के ऊपर जो ऑस्ट्रिया का कब्जा है इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो हमने क्या देखा कि बोस्निया क्या बन गया है? एक ऑस्ट्रियन टेरिटरी, एक ऑस्ट्रियन टेरिटरी बन चुका है बोस्निया। सर्बिया को इस पर आपत्ति है। ऑस्ट्रिया के एक राजकुमार हैं, नाम है फ्रेंज फर्डिनेंड। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंज फर्डिनेंड कहीं घूमने जाना चाहते हैं। मंत्रियों ने सलाह दी कि बोस्निया तो अब हमारी ही टेरिटरी है, क्यों ना आप वहां जाकर घूम आए। वहां की कैपिटल सिराजोवो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आप वहां पर जाइए और घूम आइए। ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रेंज फर्डिनेंड बोस्निया जा रहे हैं घूमने, लेकिन वहां उनका इंतजार कर रहे हैं कुछ क्रांतिकारी संगठन जैसे कि यंग बोस्निया या फिर ब्लैक हैंड्स। दे आर वेटिंग। ये उनके लिए एक अच्छा मौका होगा कि वो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या कर दे। प्लॉट तैयार किया गया। ऑस्ट्रिया के राजकुमार जब बोस्निया की कैपिटल सिराजोवो में पहुंचे तो एक 17 साल के क्रांतिकारी गैवरिलो प्रिंसिप ने उनकी वैगन के ऊपर बम फेंक दिया। हालांकि निशाना चूक गया और फ्रेंज फर्डिनेंड बच गए, लेकिन वो मानने वाला नहीं था।
वो उसके बाद आगे बढ़ता है और उनकी वैगन के सामने खड़े होकर फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी वाइफ को गोली मार देता है। हम जिस तितली की बात कर रहे थे उस तितली का नाम है गैवरिलो प्रिंसिप। ये वो तितली है जिसने अपने पंख फड़फड़ा दिए हैं क्योंकि उसने गोली चलाई है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड के ऊपर। उसे नहीं पता कि उसने ये जो गोली चलाई है ये कितनी बड़ी तबाही लाने वाला है। वो गोली 2 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार होगी क्योंकि गैवरिलो प्रिंसिप ने ये जो गोली चलाई है इसका एक बटरफ्लाई इफेक्ट होगा क्योंकि इसी गोली के साथ शुरुआत होगी प्रथम विश्व युद्ध की। तो इस तितली का नाम है गैवरिलो प्रिंसिप। गैवरिलो प्रिंसिप ने ये जो गोली चलाई इसके बाद ऑस्ट्रिया के राजकुमार मारे गए और ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार यहां पर मारे गए हैं इससे ऑस्ट्रिया बहुत नाराज है। उसने इसकी पूरी जिम्मेदारी सर्बिया के ऊपर डाल दी और सर्बिया को कई सारी शर्तें मानने को कहा जो सर्बिया नहीं कर सकता था। तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर हमला कर दिया जो कि वो काफी लंबे समय से करना चाहता था। जब सर्बिया संकट में फंसा तो उसने याद किया अपने पुराने दोस्त को। और कौन है उसका पुराना दोस्त? एक बहुत बड़ा सा जाइंट देश जिसे हम बुलाते हैं रशिया, जिसे हम बुलाते हैं रूस। उसने मदद मांगी रूस से। उसने कहा बड़े भाई मुझे बचाइए, मेरे ऊपर हमला हुआ है। रूस ने सर्बिया को मदद का वादा किया था तो रूस तो मदद को आने ही वाला था और रूस आएगा भी। तो रूस मदद को आता है। जब रूस आता है मदद को तो ऑस्ट्रिया अपनी ओर से मदद के लिए अपने दोस्त को बुलाता है और कहता है मेरे दोस्त मेरी मदद करो क्योंकि अब मेरे ऊपर हमला होने वाला है। और कौन है दोस्त? ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का दोस्त है। ऑस्ट्रिया का दोस्त है कौन? जर्मनी। ऑस्ट्रिया का दोस्त है जर्मनी। तो यहां पर जर्मनी इस वॉर का हिस्सा बन जाता है। ऑस्ट्रिया और जर्मनी एक साथ आ जाते हैं। यहां पर रूस तो साथ आया ही है लेकिन जर्मनी यहां पर प्लान करता है कि वो हमला करेगा एक छोटे से देश के ऊपर जिसका नाम होगा बेल्जियम। और वो बेल्जियम के रास्ते हमला करते हुए पहुंचेगा और कब्जे में ले लेगा फ्रांस को। तो उसका प्लान तो एकदम साफ था। उसका प्लान एकदम साफ था कि पहले हमला बेल्जियम पे और उसके बाद हमला होगा फ्रांस पर। इसी प्लानिंग के साथ उसने हमला कर भी दिया। तो ये हमला बेल्जियम के ऊपर। और बेल्जियम के बाद हमला फ्रांस के ऊपर। ये दोनों हमले अब जर्मनी की ओर से हो रहे हैं। और ये हमला जब जर्मनी की ओर से हुआ तब इस युद्ध में उस समय के सुपर पावर की एंट्री हुई। और कौन है ये सुपर पावर? ये सुपर पावर है एक आइलैंड देश जिसका नाम हम सभी लोग जानते हैं। और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ब्रिटेन। और फिर इस वॉर में एंट्री होती है ब्रिटेन की। और फिर इस वॉर में एंट्री होती है ब्रिटेन की। फिर इस वॉर में एंट्री किसकी हो जाती है? ब्रिटेन की। तो हम क्या देख रहे हैं? सर्बिया, रूस, फ्रांस, बेल्जियम और यहां पर आया हुआ ब्रिटेन, ये सब इकट्ठा हो जाते हैं और पूरी दुनिया घुस जाती है एक विश्व युद्ध में। और शुरुआत होती है विश्व युद्ध की। और ये जो विश्व युद्ध की यहां पर शुरुआत हो रही है इसमें जल्दी ही कुछ और देशों की भी एंट्री हो जाती है जो ऑस्ट्रिया और जर्मनी की मदद करने को राजी हैं। ऑस्ट्रिया जर्मनी की मदद को सामने आया है एक उस समय का साम्राज्य जिसका क्या नाम है? इस साम्राज्य का नाम है ऑटोमन साम्राज्य, जिसे आप वर्तमान का टर्की बुलाते हैं। जिसे आप वर्तमान का टर्की बुला सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर इनकी मदद को आ गया ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य। और शुरुआत हुई प्रथम विश्व युद्ध की। मुद्दा ऑस्ट्रिया और बोस्निया का था।
लेकिन यहां पर सर्बिया, रूस, फ्रांस, बेल्जियम और ब्रिटेन एक साथ हो गए। जर्मनी, ऑस्ट्रिया और ऑटोमन साम्राज्य एक साथ आ गए। दुनिया दो गुटों में घुसी, क्योंकि जब ब्रिटेन इस वॉर का हिस्सा बना तो वो अपने साथ लेकर आया अपनी 50 से ज्यादा कॉलोनीज को। और ये जो विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, इसमें मित्र राष्ट्र और धुरी देश आपस में इकट्ठा हो जाते हैं। मित्र राष्ट्र और धुरी देश आपस में इकट्ठा होते हैं। तो बोस्निया के एक क्रांतिकारी गैव्रिलो प्रिंसिप ने जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार फ्रांस फर्डिनेंड पर गोली चलाई तो उसे नहीं पता था कि वो एक विश्व युद्ध की शुरुआत करने वाला है, जिससे 2 करोड़ लोग मारे जाएंगे। लेकिन ये युद्ध शुरू हो चुका था। ये अभी तक का सबसे स्ट्रांग मॉडर्न वॉरफेयर था और इसकी चपेट में, इसकी जद में पूरी दुनिया आने वाली थी। और अगर इसकी चपेट में, इसकी जद में पूरी दुनिया आएगी तो फिर भारत भी। अब भारत के जो क्रांतिकारी होंगे वो इसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, जो कि वो देते भी हैं। और उसी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है। ये कहानी रही प्रथम विश्व युद्ध की। जब प्रथम विश्व युद्ध की कहानी शुरू होती है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी दल का दबदबा हुआ करता था। और ये जो उदारवादी दल है, हम देखते हैं कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका, इटली, जापान, ये सब एक तरफ इकट्ठा हो गए, जबकि दूसरी ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया नहीं बल्कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी व तुर्की दूसरी ओर आ गए। ये राष्ट्रवाद की परिपक्वता का समय था, जब पूरा विश्व एक युद्ध में था, जब पूरा विश्व एक युद्ध में था। इसी के प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में भी अलग अलग तरीके के विचार यहां पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलते हैं। तो प्रथम विश्व युद्ध को लेकर भारत में प्रतिक्रिया क्या रही? प्रथम विश्व युद्ध, भारत की प्रतिक्रिया या भारतीय क्रांतिकारियों की प्रतिक्रिया, भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया, भारतीय राष्ट्रवादियों की प्रतिक्रिया। तो अगर आप उनकी प्रतिक्रिया देखोगे तो सबसे पहले तो आपको मिलेंगे कौन? उदारवादी। उदारवादी कहते हैं कि हमें अंग्रेजों का समर्थन करना चाहिए। अंग्रेजों के प्रति निष्ठा, यह समय है कि हम अंग्रेजों के प्रति अपनी जो निष्ठा है उसको दिखाएं। ये उदारवादी हैं। दूसरे में आते हैं उग्रवादी, जैसे कि तिलक। उग्रवादी, उग्रवादियों में कौन है? तिलक, जो कि जेल से छूटकर आ चुके हैं। अंग्रेजों को समर्थन, अंग्रेजों को समर्थन, ये कहते हैं कि अंग्रेजों को हमें समर्थन देना चाहिए। भला तिलक अंग्रेजों को समर्थन देने की बात क्यों कर रहे हैं? तिलक को लगता है कि हिंसा देश के स्वशासन के मार्ग में बाधा बन सकती है। उन्हें क्या ऐसा लगता है? तिलक को लगता है कि हिंसा स्वशासन के मार्ग में बाधा है, स्वशासन के मार्ग में बाधा है, मार्ग में बाधा है। उन्हें उम्मीद है कि यदि हमने अंग्रेजों की इस विश्व युद्ध में मदद की तो वो निश्चित ही हमें स्वशासन दे देंगे। उम्मीद, उम्मीद अंग्रेज सहायता के बदले, अंग्रेज सहायता के बदले स्वशासन देंगे। अंग्रेज सहायता के बदले स्वशासन देंगे। ठीक है, ये उनकी उम्मीद है। तीसरा यहां पर हैं क्रांतिकारी। क्रांतिकारी ही एकमात्र हैं जो सही तरीके से शायद उस समय सोच पा रहे हैं।
और इनकी सोच क्या है, ये इसे एक ईश्वरीय वरदान मानते हैं। ये ईश्वरीय वरदान किसे मान रहे हैं? द्वितीय विश्व युद्ध को, प्रथम विश्व युद्ध को। इनके हिसाब से जो प्रथम विश्व युद्ध है ये एक ईश्वरीय वरदान है, ये एक मौका है, क्योंकि अंग्रेज कमजोर हैं और हमें इस स्थिति का लाभ उठाना चाहिए और खुद को आजाद कर लेना चाहिए। क्रांतिकारी किसी भी प्रकार के सहयोग का विरोध करते हैं। किसी भी प्रकार के सहयोग का विरोध, कि हम कोई भी सहयोग जो है वो नहीं देंगे, हम अपनी ओर से कोई भी सहयोग नहीं देंगे। वरन अवसर का लाभ उठाएंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे। और अवसर के लाभ उठाने के चरण में आप क्या पाते हैं कि गदर आंदोलन की देखें आप तो शुरुआत हो रही है। यहीं पर आप क्या पाते हैं, गदर आंदोलन शुरू होता है, जिस पर हमारी चर्चा हुई भी है। यहीं पर आप पाते हैं कि गदर आंदोलन का आरंभ हो रहा है, गदर आंदोलन का जो है आरंभ हो रहा है, गदर आंदोलन शुरू हो रहा है। गदर आंदोलन के साथ साथ आप क्या पाते हैं कि क्या हो रहा है, बर्लिन कमेटी बन रही है जर्मनी में, बर्लिन कमेटी जर्मनी में बन रही है। यहीं पर सिंगापुर में सैन्य विद्रोह हो रहा है, सिंगापुर में सैन्य विद्रोह हो रहा है। यह सब इसी चरण में हो रहा है, सैन्य विद्रोह हो रहा है। मतलब जो क्रांतिकारी हैं उनकी प्रतिक्रिया थोड़ी सी अलग है। क्रांतिकारी जो हैं उनकी प्रतिक्रिया ये है कि हमें अंग्रेजों के प्रति कोई निष्ठा नहीं दिखानी है, हमें इस बात की उम्मीद ये नहीं रखनी है, आशा नहीं रखनी है कि वो हमें स्वशासन देंगे, वरन ये तो एक मौका है, इस मौके का लाभ उठाकर हमें उनसे स्वशासन प्राप्त कर लेना चाहिए। हमें इसे एक ईश्वरीय मौके या वरदान की तरह ही देखना चाहिए। ये उनकी उम्मीद है, ये उनकी आशा है, जिसके अनुरूप वो कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ये विकास है, विकास का जो चरण है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पर देख और समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त हम क्या पाते हैं कि देखिए यहाँ पर आउटलाइन में आपने इतनी बातें समझ ली हैं। अब हम शुरुआत करेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में और समझेंगे कि जो होम रूल आंदोलन है उसका आरंभ कैसे हो रहा है और आरंभिक चरण में कौन सी गतिविधियां वहां पर जो हैं वो सम्मिलित हो रही हैं। ठीक है, तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो आप देखें तो कई सारे जो लीडर्स हैं वो इसका हिस्सा रहे हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, जीएस खरपड़े के अलावा सर एस सुब्रमण्य अय्यर, जोसेफ बपेस्ता और मोहम्मद अली, ये कई सारे नेता रहे जो कि इस होम रूल आंदोलन का हिस्सा रहे। वैसे होम रूल आंदोलन के बारे में बातचीत करने से पहले इस शब्दावली के ऊपर ध्यान देते हैं और ये है होम रूल। होम रूल, इसका एकदम सीधा सा तात्पर्य है स्वशासन, या फिर आप इस होम रूल को स्वराज भी कह सकते हैं, या आप इसी होम रूल को डोमिनियन स्टेटस भी बोल सकते हैं। आप इसी होम रूल को डोमिनियन स्टेटस भी बोल सकते हैं। मन में आपको एकदम स्पष्ट सा सवाल मिलेगा कि अगर स्वशासन, स्वराज और डोमिनियन स्टेटस के साथ साथ होम रूल भी एक ही शब्दावली है, तो होम रूल भी अगर यही शब्दावली है तो हमने इसको स्वराज आंदोलन नाम क्यों नहीं दिया, हमने इसे स्वशासन आंदोलन नाम क्यों नहीं दिया, हमने इसे होम रूल आंदोलन ही नाम क्यों दिया? यह प्रश्न आता है मन में। तो प्रश्न का उत्तर एकदम साधारण है, यह नाम इसे हमने नहीं दिया, यह नाम इसे एनी बेसेंट ने दिया। अब एनी बेसेंट अगर इसे नाम देंगी जो कि आयरलैंड से बिलोंग करती हैं, तो निश्चित तौर पर वो उसे एक अंग्रेजी नाम देंगी, उसे एक हिंदी नाम नहीं देंगी जैसे कि स्वराज अथवा स्वशासन। उन्होंने इसीलिए इसे होम रूल आंदोलन नाम दिया। अब सवाल दूसरा आता है कि एनी बेसेंट को अगर इंग्लिश नाम ही रखना था तो भी उन्हें होम रूल नाम ही क्यों मिला? कारण एकदम स्पष्ट है, आयरलैंड और भारत की स्थिति एक जैसी है। जिस प्रकार से भारत अंग्रेजों का गुलाम है उसी प्रकार से आयरलैंड भी अंग्रेजों का गुलाम है।
और आयरलैंड के लोग स्वशासन के लिए, स्वराज के लिए या फिर डोमिनियन स्टेटस के लिए एक आंदोलन चला रहे हैं जिसका नाम होम रूल आंदोलन है। तो इस होम रूल आंदोलन को नाम मिला है होम रूल आंदोलन, इसके पीछे की पृष्ठभूमि आयरलैंड में चल रहा होम रूल आंदोलन है। और वहीं से संबंधित जो महिला हैं एनी बेसेंट, वो जब इसी आंदोलन को भारत में लेकर आती हैं तो उसे उसी नाम के साथ शुरू किया जाता है। लेकिन इसका मतलब तिलक जी का स्वराज ही है, इसका मतलब स्वशासन ही है, ये कोई अलग मतलब नहीं रखता। होम रूल, स्वराज, स्वशासन, डोमिनियन स्टेटस सब एक ही है, सब एक ही है। ठीक है, थोड़े बहुत आप टेक्निकल डिफरेंसेस ट्रेस करना चाहें तो भले से कर लें, मूलतः ये सब एक ही है। अब एनी बेसेंट ने इसे होम रूल आंदोलन नाम दे दिया। इसका उद्देश्य यही था कि स्वशासन की प्राप्ति के लिए अंग्रेजों के ऊपर दबाव बनाया जाए। चूंकि प्रथम विश्व युद्ध की स्थिति है तो मौके का लाभ उठा लेते हैं, और मौके का लाभ उठाकर हम लोग प्रथम विश्व युद्ध को आधार बनाकर यहां पर उनसे डोमिनियन स्टेटस ले लेते हैं। आयरलैंड को मिलेगा, हमें भी मिल जाएगा, बात एकदम चकाचक बढ़िया। ठीक है, अब ये जो गठबंधन है ये आयरिश होम रूल लीग के तर्ज पे किया गया। ऑल इंडिया होम रूल लीग इसे नाम दिया गया, इसे ऑल इंडिया होम रूल लीग नाम दिया गया। होम रूल लीग की अंततः शुरुआत कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों अलग अलग होम रूल लीग स्थापित करते हैं। पहले तो प्लान यह था कि एक पैन इंडिया लेवल का, समग्र भारत के स्तर का हम होम रूल लीग स्थापित करते हैं जिसमें एनी बेसेंट और तिलक दोनों एक साथ काम करेंगे। लेकिन बाद में बात बन नहीं पाई। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि 1914 में 6 सालों की सजा पूरी करके बाल गंगाधर तिलक जेल से आते हैं। स्वदेशी व बायकॉट आंदोलन की पृष्ठभूमि में बाल गंगाधर तिलक को जेल भेजा गया था 1908 में देशद्रोह का आरोप लगाकर, सेडिशन के चार्जेस लगाकर। 6 साल के जेल का कारावास मिला था। मैंडले जेल में 6 साल बंद रहे। उसी दौरान 1911 में उन्होंने गीता रहस्य नाम की एक किताब लिखी। गीता रहस्य गीता पर लिखी गई एक टिप्पणी है। उसमें उन्होंने जो समकालीन परिस्थितियां हैं उनका गीता के संदेशों के साथ एक मेल स्थापित किया है। और उसके बाद 1914 में जब वो जेल से निकलकर आते हैं तो उनका रुख, जो पहले बहुत ही ज्यादा गर्मदलीय था, उग्र था, वो थोड़ा नरम पड़ चुका है। 6 साल जेल में आदमी नरम तो पड़ ही जाएगा। तो जेल से आने के बाद उन्होंने जो उग्रवादी गतिविधियां हैं या तरीके हैं उनसे खुद को दूर किया और कांग्रेस में वापस जाने का प्रयास किया। कांग्रेस में उनकी री एंट्री पॉसिबल नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ 2 पीपल। और वो 2 लोग थे कौन? एक तो थे फिरोज शाह मेहता और दूसरे थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता दोनों ही बड़े संभ्रांत नेता थे कांग्रेस के, और ये दो के दोनों उदारवादी थे। ये नहीं चाहते थे कि तिलक की वापस से कांग्रेस में एंट्री हो। ये दोनों एकदम सख्ती से खड़े हो गए। आपको सूरत स्प्लिट याद हो तो इन्होंने फिरोज शाह मेहता को तो जूता भी मारा था, इसीलिए वो तो किसी कीमत पर इन्हें नहीं जाने देंगे। एनी बेसेंट से रिक्वेस्ट की तिलक जी ने कि प्लीज हमारी कांग्रेस में एंट्री करवाइए। 1914 का जब सेशन लगा दिसंबर में तो एनी बेसेंट कांग्रेस की सदस्य थी, तो वो जाती हैं और 2 तरीके के प्रस्ताव रखती हैं। पहला प्रस्ताव तो यही था कि जो उग्रवादी दल के लोग हैं तिलक और उनके साथी, उनको कांग्रेस में एंट्री दे दी जाए। और इस पर गोखले और फिरोज शाह मेहता एकदम से अड़ गए। उन्होंने कहा ऐसा तो नहीं हो पाएगा, ये मेरी लाश पर से गुजर के ही कांग्रेस में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा। एंड तिलक वाज लाइक ओके वी विल वेट फॉर इट। खैर, ओवरऑल दूसरा प्रस्ताव यह था कि एक समग्र भारत के स्तर का होम रूल आंदोलन शुरू किया जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे आयरलैंड में चल रहा है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई है, अंग्रेज थोड़ा दबाव में है, बात बन सकती है। एनी बेसेंट चाहती थी कि ये जो पूरा होम रूल आंदोलन है ये शुरू हो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। वो ऐसा क्यों चाहती थी, उसके पीछे कारण बड़ा ही व्यावहारिक है। व्यावहारिक कारण यह है कि कांग्रेस एक संगठनात्मक स्वरूप में है, उनकी लोकल ब्रांचेस हैं, एक प्रॉपर संगठन है, वॉलंटियर्स हैं, तो कार्यक्रम को चलाना आसान होगा। और कांग्रेस के पास जो बड़े नेता हैं उनकी आम जन के बीच में पहुंच भी ज्यादा बेहतर है। ऐसी स्थिति में होम रूल आंदोलन के सफल होने की संभावनाएं ज्यादा होंगी। उन्होंने ये दोनों प्रस्ताव रखे। वास्तविकता यह रही कि उनके 2 के दोनों प्रस्ताव यहां पर खारिज कर दिए गए और दोनों ही प्रस्तावों में असफलता मिली। एनी बेसेंट वापस से प्रयास करती हैं कि उग्रवादी संगठन के लोगों को यहां एंट्री मिल जाए। 1915 एक साल बाद दिसंबर में सेशन लगता है, और जब यहां पर सेशन लगता है तो एक बार दोनों ही प्रस्तावों को फिर से यहां पर रखा गया एनी बेसेंट के द्वारा। प्रस्ताव वही पुराने थे। पॉइंट नंबर 1, तिलक और उनके साथियों को यानी कि उग्रवादी समूह के लोगों को कांग्रेस में वापस से एंट्री मिले, और दूसरा कि कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म से होम रूल आंदोलन की शुरुआत करे।
दूसरा प्रस्ताव यानी कि कांग्रेस होम रूल आंदोलन की शुरुआत करे, उसे तो कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका यह कहना था कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, ऐसी स्थिति में अगर हम कोई भी क्रांतिकारी अथवा आंदोलनकारी गतिविधियां चलाएंगे, अंग्रेज इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, अव्यवस्था फैलेगी और इस अव्यवस्था से बचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो कांग्रेस ने यहां पर लीड लेने से साफ इनकार कर दिया और मना कर दिया। लेकिन हां, उनकी पहली बात स्वीकार कर ली गई, और वो पहली बात क्या थी कि तिलक और बाकी के साथियों को कांग्रेस में री एंट्री मिले। तो क्या इस बार फिरोज शाह मेहता और तिलक ने, फिरोज शाह मेहता और गोखले ने विरोध नहीं किया? नहीं जी, इस बार उन्होंने विरोध नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भगवान की शरण में थे। उन दोनों ही लोगों का देहांत हो चुका था, वो दोनों ही लोग मर चुके थे। मतलब वो दो लोग जो सबसे कट्टर विरोधी थे तिलक के, उन दोनों ही लोगों की मौत हो चुकी थी। इसी पृष्ठभूमि में यह बात स्वीकार कर ली गई कि इस साल तो नहीं, 1916 में हम लखनऊ में जो अधिवेशन करेंगे, उस अधिवेशन में पूरी संभावना है कि इन्हें जगह दे दी जाएगी। समस्या की बात नहीं है, समस्या की बात नहीं है, इस बात को यहां पर स्वीकार कर लिया गया। बहुत अच्छी बात है, पृष्ठभूमि बन चुकी है होम रूल आंदोलन के शुरू होने की, लेकिन कांग्रेस इसे लॉन्च करने को तैयार नहीं। एनी बेसेंट ने फिर से रिक्वेस्ट की, कुछ लेटर्स लिखे, ये निवेदन करते हुए कि आपके पास एक संगठनात्मक स्वरूप है, ऐसी स्थिति में अगर यहां से होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई तो सफलता के जो चांसेस हैं, मौके हैं, वो बढ़ जाएंगे। कांग्रेस का रवैया वही रूखा सूखा। उन्होंने कई सारे लेटर्स लिखे, उन्होंने बार बार मना किया, और एनी बेसेंट ने अंतिम में एक धमकी भरा लेटर लिखा। वो लेटर एकदम साफ था कि यदि कांग्रेस अपने प्लेटफॉर्म से होम रूल आंदोलन की शुरुआत नहीं करती है तो एनी बेसेंट बाध्य होंगी कि वो इस आंदोलन को अपने आप खुद से शुरू करें, एक अलग से लीग बनाकर। तो कांग्रेस फिर इस बात पर कोई आपत्ति नहीं जताएगी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड? आपको पता है क्या हुआ? कांग्रेस ने उस लेटर को रिस्पॉन्ड तक नहीं किया, एनी बेसेंट को भाव तक नहीं दिया। दैट वाज द सिचुएशन एट दैट टाइम। एनी बेसेंट को जरा सा भाव नहीं दिया कांग्रेस ने। फिर एनी बेसेंट और तिलक जी दोनों लोग मिलकर फैसला करते हैं कि चलो छोड़ो, हटाओ, इनका चक्कर छोड़ते हैं, हम लोग अपनी होम रूल लीग बनाते हैं और वहां से हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत करते हैं। तो तिलक ने कहा कि ठीक है, हम दोनों लोग मिलकर इस आंदोलन को शुरू करते हैं। एनी बेसेंट ने कहा मिलके? उन्होंने कहा हाँ जी। बोले मिलके तो नहीं। बोले मिलके क्यों नहीं? बोले आपका जो रवैया है वो हमारे साथ मेल नहीं खाता, हम मिलके तो काम नहीं कर सकते। बोले अरे आप ही तो जा रही थी, कह रही थी कि हाँ कांग्रेस में ले लो। बोले वो सब ठीक है, कांग्रेस में चले जाइए आप, वो अच्छी बात है, हम उसके लिए समर्थन भी दे रहे हैं, लेकिन मिलके काम करना ये तो नहीं हो पाएगा। बोले फिर बिना मतलब का झगड़ा होगा, वहीं आप होम रूल लीग चला रही हैं, आंदोलन चला रही हैं, वहीं हम चला रहे हैं। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम एरिया बांटेंगे, जिस एरिया में आप होम रूल आंदोलन चलाएंगे वहां मैं नहीं जाऊंगी, और जिन क्षेत्रों में मैं चलाऊंगी वहां आप नहीं आएंगे। बोले ये तो बढ़िया बात है। बोले ठीक है, चलो एरिया बांट लेते हैं। इसी लिहाज से दो होम रूल लीग बनाई गई। एक जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना तिलक ने की, और दूसरे होम रूल लीग की जो स्थापना है वो एनी बेसेंट करती हैं। मैं आपको बता दूं कि तिलक ने अपने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल में ही कर ली, यानी कि एनी बेसेंट से काफी पहले। ठीक है, एनी बेसेंट को अपनी होम रूल लीग की स्थापना करने में कुछ वक्त लगा। आखिर ऐसा क्या कारण था कि तिलक के होम रूल लीग की स्थापना पहले हो गई जबकि एनी बेसेंट को वक्त लगा? कारण एकदम स्पष्ट है, तिलक के पास जो क्षेत्र थे वो कम थे, और उन्हें अपनी होम रूल लीग की स्थापना करने के लिए केवल 6 ही ब्रांचेस खोलनी पड़ी, जबकि एनी बेसेंट को पूरा भारत कवर करना था। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने होम रूल आंदोलन की शुरुआत की और उसके लिए लीग बनाई तो उन्हें 200 ब्रांचेस खोलनी पड़ी। अगर किसी को 6 ब्रांचेस खोलनी है तो वो बेशक जल्दी ही शुरुआत कर लेगा, लेकिन अगर आपको 200 ब्रांचेस खोलनी है तो वक्त तो लगेगा। एकदम स्पष्ट सी बात है ना? बात एकदम स्पष्ट है। यही कारण था कि पहले तिलक जी की होम रूल लीग की शुरुआत होती है और फिर एनी बेसेंट। तो आपने अभी तक की कहानी में यह समझा कि 2 होम रूल लीग स्थापित की गई है। एक जो होम रूल लीग है वो स्थापित करने का जो कार्य है वो तिलक कर रहे हैं, वो अप्रैल 1916 में हो रही है, जबकि अगला सितंबर में जा रहा है और उसे एनी बेसेंट शुरू कर रही हैं 200 ब्रांचेस के साथ। ठीक है, और यहां पर इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। ओवरऑल इतनी बात अगर आपने समझ ली तो होम रूल लीग का जो आरंभ है वो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुआ है। आंदोलन की स्थिरता, आंदोलन बहुत धीमे धीमे शुरू हुआ। देखिए, क्रांति और आंदोलन में यही फर्क होता है। क्रांति एकदम धमाकेदार तरीके से शुरू होती है, मतलब बस फोड़ दो। आंदोलन नहीं, आंदोलन प्यार से धीमे धीमे। क्रांति जब शुरू होती है तो विस्फोट के साथ शुरू होती है, उसका स्केल बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, लेकिन आंदोलन
बहुत ही धीमे धीमे शुरू होता है और उसका स्केल बढ़ता चला जाता है। दिस इज हाउ अ मूवमेंट, एक आंदोलन कार्य करता है। तत्कालीन आंदोलनों को शुरू होने के बाद इसने पीछे छोड़ दिया। होम रूल आंदोलन को कांग्रेस ने कभी भाव नहीं दिया। वास्तविकता तो यही थी, ना इसे भाव कांग्रेस ने दिया, ना ही एनी बेसेंट ने दिया। लेकिन कहानी बाद में बदली। आंदोलन के शुरू होने के पीछे कई सारे कारण जिम्मेदार थे। कारण एकदम स्पष्ट थे। राष्ट्रवादियों का एक ऐसा वर्ग उत्पन्न हो गया था जो सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था और प्रथम विश्व युद्ध का फायदा उठाकर दबाव भी बनाना चाह रहा था। 1909 में जो मौल्य मिंटो सुधार आया था, उससे भारतीय बहुत ही ज्यादा असंतुष्ट थे और उस असंतुष्टता का लाभ उठाना चाहते थे। इसके अतिरिक्त प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भारतीय संसाधनों का बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग कर रहा था। इस स्थिति में लाभ उठाना बहुत ही जरूरी था। विश्व युद्ध जो है वो तत्कालीन विश्व की प्रमुख महाशक्तियों के बीच लड़ा जा रहा था, तो ये एक दूसरे के अगेंस्ट में जो प्रोपेगेंडा है वो रन कर रहे थे और वो जो प्रोपेगेंडा है उसके जरिए वो एक दूसरे के बारे में बातें बता रहे थे। आपने देखा होगा ना, जब दो दोस्त आपस में लड़ते हैं तो क्या होता है, फिर वो एक दूसरे की पोल पट्टी खोलना शुरू करते हैं। अच्छा बेटा, तुम जहां बात करते थे हमको खबर नहीं है क्या? तो भाई साहब, आपने जो वहां पैसे लेके और बोला था कि हम वापस नहीं कर पाएंगे और रख के पार्टी कर रहे थे, ये हमको भी पता है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें फिर निकलना शुरू होती हैं। इसीलिए अपने दोस्त के साथ कभी झगड़ा मत करिएगा, अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ तो कभी नहीं, क्योंकि अगर आप करेंगे तो आपकी सारी पोलपट्टी बाहर आ जाएगी। अगर आपका दोस्त आपके साथ झगड़ा करने का प्रयास करे तो आपको पता है कि क्या बोलना है। आपको बोलना है कि भाई, मेरी तुम्हारी मित्रता है और ये जो मित्रता है ये 7 जन्मों की है, तुम इस दोस्ती को तोड़ नहीं सकते। अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो फिर एक ही विकल्प उपलब्ध है, तुम्हें मरना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास मेरे सारे राज हैं। तुम दोस्ती नहीं तोड़ सकते, या तो पूरी जिंदगी दोस्त रहो और दोस्ती निभाओ या मरो। ठीक है, मजाक की बात है, किसी को दोस्ती के चक्कर में मार मत दीजिएगा कि ये दोस्ती तोड़ रहा है इसको मार देता हूं मैं, और फिर जाके बोलो तिलक की तरह कि हाँ, इन्होंने तिलक की मैगजीन पढ़ के वो लोग गोली मार देते थे ना क्रांतिकारी, बोलो मैंने तो देवेंद्र सर का लेक्चर देखा था इसलिए मैं तुमको मार रहा हूँ, उसके बाद चार्जेस आ जाए मेरे ऊपर। ठीक है, तो ये सब काम नहीं करना है आपको, मजाक की बात है। ठीक है, देखो कितना डर रहा है टीचर, ज्ञान भी देना है, डरते भी रहना है। ठीक है, तो ये जो बातें हैं इसमें क्या होता है कि ये एक दूसरे के अगेंस्ट में प्रोपागेंडा रन करते हैं, और प्रोपेगेंडा रन करते हैं तो फिर एक दूसरे की पोलपट्टी खोलते हैं। तो हमको लगा भाई ये कोई अच्छे लोग नहीं है, या आके व्हाइट मैन बर्डन थियरी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपको सिविलाइज करने हैं। भाई पहले तुम सिविलाइज हो लो, उसके बाद हमको सिविलाइज करना। तुम्हारी जो हरकतें हैं वो एक दूसरे लोग बता ही रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको समझ आ गई कि हाँ बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। ओवरऑल ये बात तो आपके समझ में आ गई। अब देखिए, 1914 तक बाल गंगाधर तिलक जेल से रिहा हो गए और एनी बेसेंट ने भी काफी ज्यादा प्रयास किया कि यहां पर जो होम रूल आंदोलन है उसका आरंभ, उसकी शुरुआत की जाए। आयरलैंड का होम रूल लीग जो था वो प्रशासकीय सुधारों के लिए काफी ज्यादा प्रभावी हो रहा था। हमें लगा कि ऐसा ही होम रूल आंदोलन हमारे यहां भी चलना चाहिए। यहां तक भी कहा गया कि संकट के इन क्षणों में हमें ब्रिटेन का सहयोग करना चाहिए, ऐसे कई सारे लोग कह रहे थे, लेकिन हम इससे कयास नहीं रखते थे। 1893 में आयरलैंड की जो थियोसॉफिस्ट महिला थी वो एनी बेसेंट, वो भारत में आई थी और 1907 में उन्हें थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता मिल गई थी। उसके बाद वो आजीवन, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, शायद 1933 में 34 में उनकी मृत्यु हुई है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट उस समय तक वो यहाँ पर जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है उसकी अध्यक्ष के पद पर बनी रहती हैं। लीग है उसके माध्यम से वो अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती हैं और यहाँ पर स्वशासन के लिए प्रयास करती हैं। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट दोनों अलग अलग होम रूल लीग को स्थापित करते हैं। 1914 में नरमपंथियों एवं अतिवादियों यानी कि गर्मपंथियों के मध्य समझौते का प्रयास एनी बेसेंट ने करवाया। कहानी में आपको सुना चुका हूं। ठीक है, 1915 में एनी बेसेंट ने फिर से ये प्रयास शुरू किए। कई सारी जनसभाएं हुई। उनकी 2 राइटिंग्स हुआ करती थी, एक का नाम था न्यू इंडिया और दूसरे का नाम था कॉमनवेल्थ। ये इनके पत्र थे जिनका वो प्रकाशन किया करती थी। इनके माध्यम से वो अंग्रेजी सरकार के सम्मुख भारतीयों की जो मांगे हैं वो रखने का प्रयत्न कर रही थी। 1915 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में हम क्या पाते हैं कि तिलक और एनी बेसेंट अपने प्रयास में थोड़ा सफल होते हैं जब ये कह दिया जाता है कि इस साल तो नहीं, अगले साल, नेक्स्ट ईयर लखनऊ के सेशन में हम आपको एंट्री दे देंगे। लखनऊ के सेशन में हम आपको एंट्री दे देंगे, इस बारे में बातचीत हो गई। ठीक है, अधिवेशन में निर्णय लिया गया कि हाँ सम्मिलित किया जाएगा, अगले साल कर लिया जाएगा। यद्यपि एनी बेसेंट अपने प्रयास में सफल नहीं हो पा रही थी, बाद में मिल गई सफलता। अधिवेशन में एनी बेसेंट अपनी होम रूल की योजना के लिए भी कांग्रेस का समर्थन मांगती हैं और कांग्रेस मना करती है।
वो कहती है कि हम शिक्षा के माध्यम से राजनीतिक मांगों का प्रचार प्रसार करेंगे, हम कोई आंदोलन वांदोलन नहीं चलाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है, बवाल नहीं चाहिए। लेकिन फिर एनी बेसेंट आगे बढ़ती हैं और उन्होंने घोषित किया कि कांग्रेस उनकी लीग को स्वीकृति प्रदान नहीं कर रही है, तो अब हम खुद से शुरू करेंगे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट अलग अलग होम रूल लीग बनाते हैं। तिलक के कुछ समर्थक उनके साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे और साथ ही उनके कुछ समर्थक तिलक के साथ सामान्य महसूस नहीं करते थे, ऐसा एनी बेसेंट ने कहा। विवादों की बात है, एनी बेसेंट और तिलक ने तो अपने बीच में समन्वय स्थापित कर लिया था, लेकिन अब आप देख लो तो कई सारे वाडिया थे और भी कई सारे लोग थे, वो लोग ये नहीं समझ पा रहे थे कि हाँ, इन लोगों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे बनेगा। उस कोऑर्डिनेशन के चलते ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने फैसला किया कि हम लोग अलग अलग काम करते हैं, क्यों बातों को उलझाना। बात करते हैं तिलक जी की होम रूल लीग के बारे में पहले, उसके बाद हम एनी बेसेंट की होम रूल लीग के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तिलक जी की लीग के बारे में बात करते हैं। तिलक की जो होम रूल लीग थी वो इंडियन होम रूल लीग के नाम से जानी गई। ये अप्रैल 1916 में ही स्थापित हो गई। तिलक ने अपनी पहली होम रूल की जो मीटिंग है वो बेलगाम में की है। उनकी लीग का जो मुख्यालय था वो बेलगाम नहीं था, वो पूना था। तो कुछ कुछ बातें आपको स्पष्ट हो रही हैं। तिलक की जो होम रूल लीग है वो एनी बेसेंट की होम रूल लीग से पहले बन रही है, वो अप्रैल में ही बन रही है। उसमें केवल 6 ब्रांचेस खोली जाएंगी, बड़ा ही सीमित क्षेत्र होगा, क्या होगा अभी बताता हूं। पहली मीटिंग बेलगाम में हो रही है, मुख्यालय पूना में है क्योंकि वो बिलोंग करते हैं महाराष्ट्र से, और पूना का क्षेत्र जो है वो उस समय वहां काफी प्रभावी थे। ये किस क्षेत्र को कवर कर रहे हैं? इनमें महाराष्ट्र आता है, लेकिन महाराष्ट्र में मैं आपको बता दूं बॉम्बे नहीं, बॉम्बे जो शहर है ना ये एनी बेसिन ने लिया हुआ है। कर्नाटक, मध्य प्रांत और बरार, इतना जो क्षेत्र है वो तिलक जी ने कवर किया। इसके बाद भारत का जो भी क्षेत्र बचा हुआ है वो किसने कवर किया है? एनी बेसेंट ने। उसके बाद का सारा क्षेत्र एनी बेसेंट ने कवर किया। इनकी कुछ बहुत ही स्पष्ट मांगे थी, 3 स्पष्ट मांगे। पॉइंट नंबर 1, स्वराज। भाई होम रूल लीग आपने बनाया है तो होम रूल का तो मतलब ही स्वराज है, तो स्वराज तो मांगोगे ना, ये भी नहीं मांगोगे क्या? दूसरी बात, ये कहते हैं कि भाषा के आधार पर प्रांतों की स्थापना की जाए, ये उनकी दूसरी मांग है। और तीसरा था भारतीय भाषाओं में शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो भाषाई प्रांत और भारतीय भाषाओं में शिक्षा, इसके साथ साथ स्वराज, ये 3 स्पष्ट मांगे थे तिलक की, और इन्हीं मांगों के लिए वो होम रूल आंदोलन चला रहे थे। तो स्वराज की मांग इसमें सबसे बड़ी मांग थी। बेसिन की होम रूल लीग की बात करते हैं। अगर मैंने आपको स्वराज का मतलब समझाया हो तो आपने समझा होगा कि स्वराज या डोमिनियन स्टेटस का मतलब यह है कि आंतरिक रूप से जो संचालन है प्रशासन का वो भारतीय चलाएंगे, और बाह्य स्वरूप जो है उस पर नियंत्रण अंग्रेजों का हो सकता है। बाह्य स्वरूप पर नियंत्रण से हमारा तात्पर्य क्या है कि भाई आप फॉरेन अफेयर्स देख लो, आप डिफेंस देख लो, आप कम्युनिकेशन देख लो, और फाइनेंस हम 50-50 कर लेंगे। ऐसा कुछ अरेंजमेंट उस टाइम पर हुआ करता था। ऐसा अरेंजमेंट उन्होंने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ था, तो वी वर एक्सपेक्टिंग द सेम हियर। सो एनी बेसेंट सितंबर में अपने होम रूल लीग को स्थापित करती हैं। तिलक का अप्रैल में, एनी बेसेंट का सितंबर में। 4 महीने का फर्क है। अगस्त के बाद, अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने का गैप है। सितंबर में इनका शुरू हो गया। 1916 में इन्होंने शुरू किया। मद्रास में वो जो अपना मुख्यालय है वो बनाती हैं। अब मद्रास में मुख्यालय वो बनाती हैं, ये कोई बहुत ही सामान्य सी बात है। सामान्य बात क्यों है भाई? वहीं पे अडयार में इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय था, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी का वहीं अडयार में मुख्यालय था। मद्रास में दिन रात वहीं रहती थी, वहीं उनका अड्डा था। तो भाई कहाँ मुख्यालय खोलेंगी? मुख्यालय होम रूल लीग का भी वहीं खोलेंगी। अभी कोई रट्टा लगाने वाली बात थोड़ी होती है। सब कहेंगे फैक्ट है। क्या फैक्ट है भाई? आपको इतनी सी बात नहीं पता है? आपको ही नहीं पता कि थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो फाउंडेशन स्टोन है इंडिया में वो अडयार में, मद्रास में रखा गया था, और वो उसकी प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं, तो वो उधर ही बैठती हैं। तो जब वो उधर ही बैठती हैं तो वो वहीं पे ना होम रूल लीग का मुख्यालय बनाएंगी। कहाँ बनाएंगी? तुम्हारे घर पे बनाएंगी? घर पे तो नहीं बनाएंगी ना। अब तिलक पूना में क्यों बनाएंगे भाई? महाराष्ट्र के थे वो, पूना उनका गढ़ था, तो वहीं ना बनाएंगे। और कहाँ बनाएंगे? हमारे घर पे बनाएंगे। तो भाई ये बड़ी सामान्य सी बातें होती हैं। हमको लगता है रट्टा लगाना पड़ेगा। नहीं भाई, इतिहास में इतना भी रट्टा नहीं है। इतिहास में समझ की बातें हैं। समझ लो, आधी बातें तो वैसे ही पता होती है, कहानी का रट्टा कौन लगाता है? ठीक है, अब समझो बात को। मद्रास के अतिरिक्त लगभग पूरा भारत जो है, यहाँ पे इनकी शाखाएं खोली गई, और लगभग 200 शाखाएं खोली गई हैं। तो अगर आप 200 शाखाओं को खोलोगे तो आपको लगेगा कि नहीं लगेगा? मतलब आपको एफर्ट तो लगेगा। जॉर्ज अरुंडेल
जो ये लीग है उसके सचिव नियुक्त किए जाते हैं। जॉर्ज अरुंडेल को ये जिम्मेदारी सौंपती हैं। ठीक है, आई थिंक कि तिलक ने बपिस्ता को सौंपी थी। तिलक के जो सेक्रेटरी थे वो बपिस्ता थे और इनके जॉर्ज अरुंडेल हैं। तिलक की तुलना आप देखो, बेसिन की जो लीग का संगठन है वो तिलक की तुलना में कमजोर था। कारण एकदम स्पष्ट है, संख्या बड़ी है, शाखाएं बहुत ज्यादा हैं, तो थोड़ा सा तो लूज सेटअप होगा ना। जैसे आपकी 6 शाखाएं हैं, ज्यादा नियंत्रण रहेगा। अगर 200 शाखाएं हैं तो कम नियंत्रण रहेगा। तो ये तो बड़ी ही सामान्य सी बात है कि जो लूज सेटअप है वो आपको एनी बेसिन की लीग में मिलेगा, ज्यादा प्रभावी आपको तिलक का लीग मिलेगा। बेसिन की लीग में अरुणडेल के अलावा बीएम वाडिया और सीपी रामास्वामी अय्यर भी शामिल थे। ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं जो यहाँ होम रूल लीग का हिस्सा हैं। होम रूल लीग में वास्तव में कर क्या रहे हैं, अगला सवाल आता है। ठीक है सर, आपने बता दिया होम रूल लीग का नाम होम रूल लीग क्यों रखा गया, यहाँ पे शुरुआती प्रयास क्या किए गए, फिर आपने ये भी बता दिया कि हाँ यहाँ पर दोनों लोगों ने अलग अलग लीग बनाई। तिलक ने अपनी अलग बनाई, एनी बेसेंट ने अपनी अलग बनाई, क्योंकि दोनों लोगों के जो सदस्य थे वो आपस में सहज नहीं थे। एनी बेसेंट और तिलक के तो चलो जैसे तैसे वो लोग मैनेज कर भी लेते, बाकी सदस्यों के बीच में यहाँ समन्वय का अभाव देखा जा रहा है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अतिरिक्त हम और भी क्या चीजें पा रहे हैं कि ये तो एक मामला हुआ, ये तो एक मामला हुआ। इसके अतिरिक्त हम क्या पाते हैं कि भाई कर क्या रहे हैं ये होम रूल लीग में। ठीक है सर, होम रूल लीग की स्थापना हो गई, आपने करवा दी, हमने मान लिया कि हो गई। हो क्या रहा है, कार्यक्रम क्या है, चलिए कार्यक्रम पे चर्चा करते हैं। कार्यक्रम शुरू किया जाए। कार्यक्रम एकदम स्पष्ट है। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य यह है कि होम रूल यानी कि स्वशासन के वास्तविक अर्थ को लोगों तक पहुंचाया जाए, भारतीयों में राजनीतिक चेतना को जागृत किया जाए। गुजरात, सिंध ऐसे क्षेत्रों में भी जाकर जो राजनीतिक दृष्टिकोण है उसे उत्पन्न किया जाए। आंदोलन का एक उद्देश्य यह था कि सभी जनमानस के मध्य जो राजनीतिक या राष्ट्रवादी भावना है उसे उद्वेलित किया जाए। तो जैसे हम पुस्तकालय लगाएंगे और उसमें जाकर लोगों को जो राष्ट्रवाद से संबंधित पुस्तकें हैं उनको पढ़ने के लिए सहजता उत्पन्न करेंगे। जनसभाएं होंगी, सम्मेलन होंगे और राजनीतिक शिक्षा को प्रसारित किया जाएगा। लीग के पास कुछ पत्रिकाएं हैं जिनके पाठक बहुत ज्यादा हैं, तो उन पत्रिकाओं और उन पाठकों के माध्यम से ये जो कार्यक्रम है वो होगा। जैसे कि हम देखते हैं कि राजनीतिक विषयों पर विद्यार्थियों की कक्षाओं का आयोजन होगा, पैम्फलेट्स प्रिंट किए जाएंगे, पोस्टर्स लगवाए जाएंगे, पोस्टकार्ड्स प्रिंट करवाए जाएंगे, नाटक व धार्मिक गीतों का इस्तेमाल किया जाएगा और ये सब करके हम चेतनाएं जागृत करेंगे। अपने उद्देश्य की सफलता के लिए उन्होंने एक कोष बनाया। देखो पैसा तो चाहिए ना, बिना पैसे के काम कैसे चलेगा, इतना बड़ा आंदोलन बिना पैसे के। तो देखिए इसमें सभी लोगों ने अपना योगदान दिया। यहां पर फिर चंदा इकट्ठा किया जाएगा, भाई साहब बड़ा सा आंदोलन चला रहे हैं, चंदा दीजिए। सभी लोग चंदा देंगे और उसी पैसे से ये सभी जो कार्यक्रम है वो चलाए जाएंगे और एक आंदोलन तैयार किया जाएगा। एक आंदोलन यहां पर तैयार किया जाएगा। लीग के स्थानीय कार्यों में हम देखते हैं कि बहुत सारे भारतीय जुड़ने लग गए। 1917 में जो रूस की क्रांति हुई उससे लीग के कार्यों में काफी सहायता मिली, क्योंकि लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी। राष्ट्रवादी नेताओं ने लीग की सदस्यता ग्रहण करनी शुरू की, यहां तक कि जो उदारवादी दल के नेता थे ना वो भी आकर यहां पे जुड़ने लगे। हमने क्या पाया कि 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हो जाता है। 1916 में ही लखनऊ मर्जर होता है। लखनऊ मर्जर में जो उग्रवादी थे उन्हें उदारवादी स्वीकार कर लेते हैं कांग्रेस के भीतर। तो तिलक और उनके बाकी के साथियों को कांग्रेस में मिल गई एंट्री। ये तो रहा लखनऊ मर्जर। असल मामला रहा लखनऊ पैक्ट का। जो लखनऊ पैक्ट हुआ है 1916 में, उसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक साथ काम करने का फैसला किया। अब ये दो अलग अलग धुर हैं, मतलब दो अलग अलग धुरियों पे रहने वाले लोग अब यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो थोड़ा सा तो देखो अजीब लग रहा है। बट अब है अजीब तो क्या करें हम उसका, अजीब है तो है तो है। ठीक है, अब ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हो गए हैं। अब जब ये सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं तो फिर क्या होता है कि होम रूल लीग का जो स्केल है वो थोड़ा सा बढ़ने लग जाता है। शुरू में ऐसा लग नहीं रहा था कि होम रूल लीग जो है वो इतना स्केल अप कर पाएगी, शुरू में ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन बाद में होम रूल लीग ने काफी स्केल अप करना शुरू किया। आप ध्यान दो, कांग्रेस की स्थिति समझो, कांग्रेस की स्थिति आप समझो। कांग्रेस 1885 में बनी है, 1885 से 1905, 20 साल इनसे कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, 20 साल इन्होंने कुछ नहीं करा है। 1905 में बंगाल के विभाजन की प्रतिक्रिया स्वरूप स्वदेशी व बॉयकॉट आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है, स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन शुरू हुआ।
स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की जब शुरुआत होती है तो हमने देखा कि उसका आरंभ भले ही उदारवादियों ने किया, लेकिन अंतिम रूप में उन्हें जनमानस का जो समर्थन है वो मिला नहीं था। तो जब उन्हें जनमानस का समर्थन नहीं मिला है तो आप ये बताओ कि अंतिम रूप में यहां पर जो इस आंदोलन का नेतृत्व है वो किसके पास गया? उग्रवादियों के पास गया, चरमपंथियों के पास गया, एक्सट्रीमिस्ट लोगों ने ही तो लीड किया ना, मॉडरेट्स ने तो लीड नहीं किया था। 1905 के बाद तो सारा गेम एक्सट्रीमिस्ट लोगों का आया। मतलब आप उदारवादी नेताओं की समझो, उदारवादी नेताओं की मैं बात कर रहा हूं। 1885 से ये कांग्रेस में है और हम पहुंच गए 1815 में। कितना वक्त बीत गया? 30 साल बीत गया। 30 साल बिता दिया हमने, हाँ 20-10-30 बीत गया। 30 साल में इनसे आज तक एक ढंग का आंदोलन नहीं चला है, एक ढंग का नहीं। एक स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका भी नेतृत्व चरमपंथियों के पास था, नरमपंथियों के पास नहीं था। ठीक है, वो मदद भले से कर रहे थे, उनके पास नेतृत्व तो नहीं था। 1915 के बाद 16 में आप देख रहे हो कि होम रूल आंदोलन की शुरुआत हो रही है। और इस होम रूल आंदोलन की जब शुरुआत हो रही है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? तिलक, एक चरमपंथी, एनी बेसेंट, जो चरमपंथी तो नहीं है, लेकिन हां कांग्रेस का संगठन तो इसमें शामिल नहीं है। मतलब कि देश में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन का नेतृत्व भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के पास नहीं है। गजबी बवाल है भाई, कर क्या रहे हो तुम लोग और हो यहां क्यों? 30 साल हो गया आपको बने और आपसे आज तक एक आंदोलन नहीं चला है, एक आंदोलन नहीं। चलो चरमपंथी हैं जो कांग्रेस के भीतर से थोड़ा सा इज्जत बचाए हुए हैं, नरमपंथियों का क्या? कर क्या रहे हो भाई साहब आप लोग? एनी बेसेंट ने कितनी बार बोला कि होम रूल आंदोलन शुरू करवा दो, शुरू करवा दो, आपके पास संगठन है, हमें तो संगठन बनाना पड़ेगा, 200 ऑफिस खोलने पड़े ना एनी बेसेंट को, तिलक को 6 खोलने पड़े ना, कांग्रेस होती तो नहीं करने पड़ते ना, पहले से ऑफिस बने थे ना, काम हो जाता ना, वॉलंटियर्स जोड़ने पड़ रहे हैं ना, सदस्यों की सदस्यता लेनी पड़ रही है, मेंबर्स जोड़ने पड़ रहे हैं, ये सब नहीं करना पड़ता ना अगर कांग्रेस होती तो। कांग्रेस ने नहीं लिया नेतृत्व, कांग्रेस ने नहीं लिया, तो कांग्रेस ने जब नेतृत्व नहीं लिया तब होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुई। होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई, लीग उसका संगठन था, और ये जो आंदोलन शुरू हुआ बढ़िया जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। और कांग्रेस के जो कई सारे नेता हैं वो ये सोचने लगे हैं कि भाई हम कांग्रेस में क्यों हैं, मतलब भारत में एक इतना बड़ा होम रूल आंदोलन शुरू हो गया है और हमें तो इसका नेतृत्व ही नहीं मिला है। तो कांग्रेस के जो बाकी उदारवादी नेता थे, जो थोड़े युवा थे, जो आंदोलन की गतिविधियों को समझते थे, वो होम रूल लीग को ज्वाइन करने लग गए, जैसे कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई, सीआर दास, के.एम. मुंशी, चक्रवर्ती, और भी लोग हैं ना, सैफुद्दीन किचलू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू, लाला लाजपत राय, ये सभी लोग जो हैं, ये सभी लोग होम रूल आंदोलन को ज्वाइन करने लग गए। यहां तक तो छोड़ो, बात करो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। जानते हो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी को? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी तिलक का संगठन है। तिलक ने सॉरी माफ करिएगा, गोखले का संगठन है। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोखले का संगठन है। गोखले कौन है? एक उदारवादी नेता है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी एक सामाजिक सुधार का संगठन था और गोखले ने हमेशा से इसे राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो होम रूल आंदोलन में आ गए। क्यों? गोखले तो चले गए, 1915 में गोखले चले गए। ये तो वही वाली बात हुई कि अभी अभी ब्रेकअप हुआ, नया बॉयफ्रेंड बना लिया। मतलब अभी तो गोखले की मौत हुई है और अभी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हमेशा से बोला गया था कि राजनीति में मत जाना, वो राजनीति में चली गई। 1 साल पहले अभी गोखले की जो मृत्यु है वो हुई है। तो भाई थोड़ा सा तो इंतजार करना था इनको, खैर इन्होंने नहीं किया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि दिन ब दिन होम रूल आंदोलन का जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के नेता, उदारवादी, चरमपंथी, मुस्लिम लीग के नेता, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, सब होम रूल आंदोलन ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि काफी लंबे समय से राजनीतिक निष्क्रियता की स्थिति है, कोई आंदोलन चल नहीं रहा है, कोई राजनीतिक गतिविधि नहीं हो रही है। और अब जब एक राजनीतिक गतिविधि शुरू हुई है ना, तो सभी उसमें अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं, सभी उसमें अपनी भागीदारी जो है वो सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो हमने क्या पाया कि बेसन की लीग की स्थानीय शाखाओं में प्रमुख भी नियुक्त किया गया कई सारे नेताओं को। अतिवादी, राष्ट्रवादी, जिनका कांग्रेस की कार्य प्रणाली से मोह भंग हो चुका था, वो भी अब होम रूल लीग का हिस्सा बनकर कार्य करने लग गए हैं। गोपाल कृष्ण गोखले की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य भी आंदोलन में आ गए।
एंग्लो इंडियन यानी कि आंग्ल भारतीय, बहुसंख्यक मुसलमान, दक्षिण भारत के जो गैर ब्राह्मण जातियां थी, ये लोग आंदोलन से दूर रहते हैं। अब देखो इनकी अपनी असहजताएं थी। एंग्लो इंडियंस को लगता था कि अंग्रेजों का शासन उनके लिए ज्यादा बेहतर है, तो उनका तो समझ आ रहा है ठीक है। अब बहुसंख्यक मुसलमान जो हैं वो शुरुआत से मोबिलाइज हो गए हैं कांग्रेस के अगेंस्ट में, तो वो किसी भी आंदोलन में इस तरीके से हिस्सेदारी नहीं निभाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप ये भी देखो ना, इसके अतिरिक्त आप ये भी देखो कि जो दक्षिण भारत के तथाकथित रूप से निम्न जातियां हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि यदि ये होम रूल आएगा तो ये उच्च जाति के लोगों का होम रूल होगा, ये जो स्वशासन मिलेगा ये उच्च जाति के लोगों का होगा, निम्न जाति के लोगों की तो यहां कोई बातचीत सुनेगा ही नहीं, निम्न जाति के लोगों की तो यहां कोई बातचीत नहीं सुनेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये मामला तो समझने वाली बात है ना। तो जो गैर ब्राह्मण जातियां हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि उच्च जाति का प्रभुत्व जो है वो अंग्रेजों के प्रभुत्व से ज्यादा बेकार होगा, तो अंग्रेज हैं तो बेहतर है, इसीलिए वो समर्थन नहीं दे रहे हैं। चलो ये तो बात हो गई लीग कर क्या रही है, लीग में किस प्रकार से लोगों का जो योगदान है वो है। अब बात करते हैं सरकार की प्रतिक्रिया क्या है लीग को लेकर। हाउ गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्डिंग टुवर्ड्स द लीग, रिस्पॉन्स ऑफ लीग, इट इज वेरी सिंपल, लेट्स गो थ्रू। सरकार ने लीग के समर्थकों पर कड़ी कार्रवाई की, लीग के कार्यक्रमों को रोकने के लिए दमन का सहारा लिया गया। मद्रास में सरकार ने छात्रों पर कठोर कार्रवाई की, राजनीतिक सभाओं में उनके भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, तिलक जी के विरुद्ध मुकदमा दायर किया गया, पंजाब और दिल्ली में उनके प्रवेश पर भी रोक लगा दी गई। अभी तक तो ठीक है, जो चल रहा था वो चल रहा था, ठीक है। 1917 में इन्होंने कर दी गड़बड़ी एक, और गड़बड़ी क्या थी, इन्होंने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। यही तो नहीं करना था, कर दिया, एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया। इन्हें क्या लग रहा था कि एनी बेसेंट एक छोटी सी नेता है और उन्हें अगर गिरफ्तार कर भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा, किसी को कोई फर्क वरक नहीं पड़ेगा। लेकिन भाई एनी बेसेंट एक छोटी सी लीडर रही होंगी, अभी वो नहीं है, अभी वो होम रूल आंदोलन की सबसे बड़ी नेता हैं और आप उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। अंग्रेजों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार कर लिया, बस बवाल शुरू। जैसे उन्होंने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया, बवाल शुरू हो गया। एनी बेसेंट के साथ उनके सहयोगी वीपी वाडिया और जॉर्ज अरुंडेल को भी गिरफ्तार किया गया। इन गिरफ्तारियों के विरुद्ध पूरे देश में प्रतिक्रिया आई, लोग सड़कों पर निकल आए, रिलीज एनी बेसेंट इसी ऑब्जेक्टिव के साथ जो जनसभाएं हैं वो की जाने लगी। लोगों ने मार्च निकालने शुरू कर दिए। अंग्रेजों को इस प्रतिक्रिया की उम्मीद ही नहीं थी, उन्हें लगा ही नहीं था कि एनी बेसेंट को गिरफ्तार करने से इतना ज्यादा बवाल होगा। नाटकीय तरीके से एस सुब्रमण्य अय्यर, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था और सर की उपाधि दी थी, उन्होंने अपनी सर की उपाधि त्याग दी। इन कार्यवाहियों से अंग्रेज बड़ा असहज हो गए। उन्हें लग रहा था कि मामला हल्के में निपट जाएगा, लेकिन ये मामला हल्के में नहीं था। और तब तक मॉन्टेग्यू की प्रतिक्रिया आ गई। मॉन्टेग्यू ने कहा कि कर क्या रहे हो तुम लोग। सर ये मॉन्टेग्यू कौन? अरे एसओएस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, भारत के लिए राज्य सचिव, जो अंग्रेजों का एक मंत्री होता था, ब्रिटेन में बैठता था, एसओएस मॉन्टेग्यू। उसकी प्रतिक्रिया आ गई। उसने बोला भाई तुम लोग ब्लंडर कर रहे हो, तुम लोगों ने एनी बेसेंट को गिरफ्तार क्यों किया? इतनी बड़े आंदोलन की नेता को गिरफ्तार किया जाता है। और उसका एक स्टेटमेंट बड़ा ही फेमस था। उसने कहा कि जिस तरीके से भगवान विष्णु ने भगवान शिव के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के 52 टुकड़े किए, उनके शरीर के 52 टुकड़े किए, क्योंकि माता सती ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने, उनके जो पिता थे राजा दक्ष, उन्होंने भगवान शिव को अपमानित किया था। तो उन्होंने अपने पति के सम्मान में, भगवान शिव के सम्मान में खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। और उसके बाद जब उनकी मृत्यु हो गई तो भगवान शिव इससे बहुत ही ज्यादा दुखी हो गए और वो उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में दुख में घूमने लगे। और पूरा ब्रह्मांड दुखी था, क्योंकि वो भगवान शिव हैं, वो संहारक हैं, वो डिस्ट्रॉयर हैं, मतलब वो दुखी हैं।
अगर उन्होंने अपने दुख में पूरी सृष्टि का विनाश कर दिया तो आप क्या करेंगे? तो भगवान शिव दुखी हैं, इस बात को लेकर पूरे पूरे ब्रह्मांड में हलचल थी और सभी बहुत परेशान थे। तो सभी जो देवगण थे वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास और समस्या का समाधान मांगते हैं। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान केवल एक ही है कि माता सती का पुनर्जन्म हो, वो एक दूसरे रूप में भगवान शिव से मिले। यही उनके दुखों का अंत है और कोई उनके दुख का अंत नहीं है। लेकिन माता सती का पुनर्जन्म हो, इसके लिए जरूरी है कि माता सती के शरीर को अलग अलग किया जाए और यह कार्य तो भगवान विष्णु ही कर सकते थे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए। वो 52 टुकड़े धरती पर 52 जगहों पर गिरे और आज वहां 52 शक्तिपीठ हैं जो माता सती के शरीर के अलग अलग हिस्सों से संबंधित हैं। उन जगहों पर 52 शक्तिपीठ बनाए गए हैं। तो जब माता सती के शरीर के भगवान विष्णु ने 52 टुकड़े किए तो वो 52 माता सती हो गई। 52 शक्तिपीठ बने हैं और हर जगह का महात्म्य वही है जो माता सती के एक जगह का होता। मतलब आपने माता सती के शरीर के 52 टुकड़े किए तो वो 52 माता सती हो गई। बिल्कुल उसी तरीके से एनालॉजी देता है मॉन्टेग्यू। और मॉन्टेग्यू कहता है कि जैसे भगवान विष्णु ने माता सती के शरीर के टुकड़े किए और वो 52 माता सती हो गई, वैसे ही तुमने एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया है, 52 एनी बेसेंट हो जाएंगी। तुम कैसे डील करोगे? तुमसे एक डील नहीं हो रही है। तो उसने यही एनालॉजी इस्तेमाल की थी। इंडियन मैथोलॉजी में उनको बड़ा इंटरेस्ट होता था, इंडियन रिलीजन में, इंडोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट होता था, तो वो पढ़ के रखते थे। इतना तो हमने नहीं पढ़ के रखा होता है। आप में से कितने सारे लोगों को मे भी माता सती की कहानी ना पता रही हो, बहुत सारे लोगों को पता होगी, आप लोगों ने बचपन में पढ़ी जानी होगी, बट बहुत सारे लोगों को सच में नहीं पता होगी ये कहानी। लेकिन मॉन्टेग्यू को पता थी। मॉन्टेग्यू कह रहा है कि भाई जिस तरीके से माता सती के 52 टुकड़े हुए ना, तो 52 माता सती हो गई। वैसे तुमने एक एनी बेसेंट को गिरफ्तार किया, वो तुमसे डील नहीं हो रही, 52 एनी बेसेंट हो जाएंगी। छोड़ दो भाई, पागलपन ना करो, छोड़ दो, उनको जेल से रिहा कर दो। तो बड़ा दबाव बना एनी बेसेंट के गिरफ्तार होने का और कांग्रेस देख रही है, होम रूल आंदोलन चल रहा है और उन्हें लग रहा है यार ये तो मतलब हमको चलाने को बोला गया था। अब उनको पछतावा हो रहा है, अब वो हाथ मल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है, होम रूल आंदोलन। होम रूल लीग के 40,000 सदस्य हो चुके हैं, पूरे देश में मार्च चल रहा है और इस आंदोलन का नेतृत्व भारत के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन कांग्रेस के पास नहीं है। ये विडंबना है, ये विडंबना है कि ऐसा है। अब है तो है, क्या कर सकते हैं, है तो है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि होता वही है कि सरकारी कुचक्र के विरोध में आंदोलनकारी और अधिक संगठित हो गए। कई सारी जगहों पर राष्ट्रवादी इसमें शामिल होने लगे। जनता बहुत गुस्से में है एनी बेसेंट को रिहा ना करने को लेकर। 20 अगस्त 1917 को भारत के जो सचिव थे E.S. मॉन्टेग्यू, उन्होंने ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि क्रमिक विकास की प्रक्रिया में भारत में राजनीतिक सुधार किए जाएंगे। सरकार ने भी सितंबर में प्रतिक्रिया देते हुए 1917 के सितंबर में एनी बेसेंट को जेल से रिहा कर दिया। एनी बेसेंट को जब रिहा किया गया तो उन्हें एक ग्रैंड वेलकम मिला और अब कांग्रेस पछता रही थी। उन्हें अपना वो लेटर जरूर याद आया होगा जो एनी बेसेंट ने उन्हें आखिर में भेज के कहा था कि प्लीज शुरू कर दो कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से होम रूल आंदोलन, और कांग्रेस ने उस लेटर का जवाब तक नहीं दिया था। उन्हें जरूर से वो लेटर याद आया होगा। लेकिन कांग्रेस अब डैमेज कंट्रोल मोड में थी। जो हुआ सो हुआ, उसे भुलाते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसे भुला के आगे बढ़ने का क्या मतलब है? उसे भुलाकर आगे बढ़ने का मतलब यह है कि उस ग्रैंड वेलकम में शामिल हुए कांग्रेस के नेता और वो हाथ जोड़कर अब एनी बेसेंट के सामने खड़े थे। उन्होंने कहा कि बेसेंट जी, हमसे गलती हुई, आपने हमें यह प्रस्ताव दिया था कि आंदोलन हम शुरू करें, हमने नहीं किया, हमें माफ करिए, जो हुआ उसे छोड़िए, भूल चूक की माफी। अब हम चाहते हैं कि 1917 के दिसंबर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होगा, आप उसकी अध्यक्ष बने। इसे बोलते हैं कम बैक। आप लोग हनी सिंह और बादशाह के कम बैक में परेशान रहते हैं, कम बैक इसे कहते हैं। ये वो कांग्रेस है जो उनके लेटर्स को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी और ये वही कांग्रेस है जो अब उन्हें अध्यक्ष बनाने वाली है। ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों?
क्योंकि आज तक कांग्रेस ने कभी किसी महिला को अध्यक्ष नहीं बनाया है, कभी भी नहीं। कांग्रेस को बने 32 साल हो चुके हैं और कांग्रेस में आज तक कभी भी कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही है। 32 सालों के बाद कांग्रेस ने एक महिला को ऑफर किया है कांग्रेस की प्रेसिडेंसी यानी कि अध्यक्षता, और वो कौन है? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने बहुत ही विनम्रता से कांग्रेस के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया। 1917 की कांग्रेस की अध्यक्षता एनी बेसेंट करती हैं और इस लिहाज से वो भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय नहीं थी, वो आयरलैंड की थी। उनकी नेशनैलिटी आयरिश थी। प्रथम भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त करती हैं वो सरोजिनी नायडू थी और उन्हें वो अध्यक्षता 1925 में मिलती है। हम देखते हैं कि उसके बाद 1919 तक आते आते ये आंदोलन धीमा पड़ गया। लेकिन क्यों? क्या कारण था कि 1909 तक ये आंदोलन धीमा पड़ गया? रीजंस क्या थे? रीजन एकदम सिंपल। आंदोलन के पास कोई प्रभावी संगठन नहीं था। ये तो पहली समस्या रही इसकी, कोई प्रभावी संगठन नहीं था। 1917 से जो संगठन था भी बहुत ही लूज सेटअप में था ना। 17 से 18 के बीच में कई सारी जगहों पर सांप्रदायिक दंगे हुए, तो जो समन्वय था वो थोड़ा सा खराब हुआ। एनी बेसेंट की गिरफ्तारी के पश्चात कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने वाले जो उदारवादी लोग थे वो अंग्रेजों के आश्वासन में आ गए और वो आंदोलन में पीछे हटने लगे। बेसेंट को जेल से रिहा करने के बाद वो खुद भी संतुष्ट हो गए। एनी बेसेंट खुद भी जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की घोषणा थी उससे संतुष्ट हो गई थी। आंदोलन में अतिवादियों द्वारा 1918 के सितंबर में अहिंसात्मक प्रतिरोध का सिद्धांत अपनाए जाने की बात से नरमपंथी आंदोलन से पृथक होने लगे। ठीक है, उन्हें ऐसा लगने लगा कि यह अहिंसा को हो सकता है फॉलो ना करें। 1918 के पश्चात तो उनकी भागीदारी नाम मात्र की रह गई। जुलाई 1918 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को सार्वजनिक रूप से घोषित कर दिया गया। उसके बाद कई तरीके के मतभेद आ गए, कुछ लोग इससे सहमत हुए, कुछ लोग असहमत हो गए। 1918 में लाइबेल, जो वैलेंटाइन शिरोल का मामला था, मतलब एक मानहानि का केस था, लाइबेल केस। तिलक एक किताब, एक्चुअली में वैलेंटाइन शिरोल एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था इंडियन अनरेस्ट। अनरेस्ट का मतलब होता है भारत में जो बवाल होते हैं वो। उन्होंने अपनी किताब में बहुत सारी बातें लिखी थी। उन्हीं बातों के बीच में एक बात यह भी थी कि भारत में जो भी प्रतिरोध होते हैं, जो भी बवाल होता है, विवाद होता है, आप उसको खंगालो, उसके बैकग्राउंड में आपको एक नाम मिलेगा और वो नाम होगा बाल गंगाधर तिलक का। तिलक ही सारे बवालों की जड़ है। वो उन्हें फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट बुलाते हैं, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां होती हैं वो उनके जनक हैं। इस बात से ऑफेंड हो गए तिलक, हालांकि बोल वो सही रहे थे। कोई भी बवाल हो रहा है जाके बैकग्राउंड तलाशो, you'll find तिलक। पर तिलक ऑफेंड हो गए, वो गए केस लड़ने। तो वो केस लड़ने चले गए तो यहां आंदोलन कमजोर हो गया। वो वहां हारने गए थे, जाके हार भी गए थे, तो इतनी दूर वो केस हारने गए थे। बेसेंट आंदोलन को सुयोग्य नेतृत्व प्रदान कर पाने में अक्षम रही। वो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के आश्वासन से संतुष्ट हो गई और होम रूल आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया। महात्मा गांधी थोड़ा सा डोमिनेट करने लगे तो फिर लोगों ने होम रूल आंदोलन को इतना भाव भी नहीं दिया। मॉन्टेग्यू की घोषणा के पश्चात लीग अपने आंदोलन के विस्तार को बंद करने पर सहमत हो गई। हालांकि गांधी ने ब्रिटिश अत्याचार के खिलाफ लड़ाई 1920 तक जारी रखी और बाद में होम रूल के साथ उनकी घनिष्ठता बढ़ भी गई। गांधी जी ने अप्रैल 1920 में होम रूल की अध्यक्षता स्वीकार की और अक्टूबर 1920 में बॉम्बे में उन्होंने उसका नाम बदल के स्वराज सभा कर दिया। और हम देखते हैं कि 1921 में इस स्वराज सभा को या होम रूल लीग को कांग्रेस में सम्मिलित कर लिया गया। इस तरीके से जो होम रूल लीग था उसकी गतिविधियां जो हैं वो यहां पर समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, अब आप देखिए होम रूल लीग की उपलब्धियां क्या रही। सबसे पहले तो कई सकारात्मक प्रभाव रहे। होम रूल आंदोलन केवल शिक्षित वर्ग के स्थान पर जन सामान्य तक पहुंचा। जैसे जो मॉडरेट्स थे वो कभी भी अपर मिडिल क्लास के नीचे जा नहीं पाए, जबकि ये कई सारे स्तर पे गया और कई सारे लोगों को इसने शामिल किया। देश, शहर, सभी जगहों पर एक सांगठनिक संपर्क स्थापित किया, क्योंकि लीग की कई सारी शाखाएं थी और उनसे लोग जुड़ने लगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के चरमोत्कर्ष में
देश के हर शहर में लीग के सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आंदोलन ने जुझारू राष्ट्रवादियों की एक नई पीढ़ी को जन्म दिया। उसने भारतीय जन समुदाय को राजनीति के गांधीवादी आदर्शों के प्रयोग हेतु प्रशिक्षित किया। मॉन्टेग्यू की घोषणा और मॉन्टफोर्ट के सुधार काफी हद तक होम रूल के आंदोलन से प्रभावित थे, हालांकि हम उनसे बहुत संतुष्ट हुए नहीं थे। तिलक, एनी बेसेंट के प्रयास थे। लखनऊ के अधिवेशन में हम देखते हैं कि गरम दल, नरम दल के लोग एकत्रित होते हैं। लीग के नेताओं का ये योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में काफी महत्वपूर्ण रहा। होम रूल लीग के आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में एक बहुत ही मजबूत किलेबंदी तैयार कर ली। ठीक है, एक मजबूत यहां पर देखते हैं हम क्या कि किलेबंदी यहां पर तैयार होती है। अब देखिए 1916 के अधिवेशन की बात करते हैं। ठीक है, यहां पर दो घटनाएं होती हैं। 1916 के अधिवेशन में दो घटनाएं होती हैं। एक घटना को हम कहते हैं लखनऊ मर्जर। यहां पे लिख लीजिए। और दूसरे को लखनऊ पैक्ट। मर्जर जो है वो नरम दल और गरम दल को एक साथ लेकर आता है। लखनऊ पैक्ट कांग्रेस व मुस्लिम लीग को साथ लेकर आता है। तो ये दो बातें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। ये दो बातें हमें यहां देखने को मिलती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ है, हम इसमें क्या पाते हैं कि जो अतिवादी हैं उनका कांग्रेस में तुरंत पुनः प्रवेश होता है, यानी कि गरम दल के लोग। अब इसके पीछे कारण क्या रहे? कारण नंबर एक, पुराने विवाद बहुत पुराने हो गए थे। 1907 का झगड़ा था, वो 7 का 17 हो गया, 9 साल हो गए, 16 हो गया, अब बहुत पुरानी बात हो गई, तो उसका अब कोई मतलब नहीं रह गया। दूसरा, दोनों ने इस बात को महसूस किया कि इनके अलग हो जाने से राष्ट्रीय आंदोलन को नुकसान हुआ। नुकसान इस तरीके से हुआ कि जो गरम दल के लोग थे उनको जो शील्ड मिलती थी नरम दल के लोगों की, जिसकी वजह से अंग्रेज उनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं नहीं दिखाते थे, वो शील्ड खत्म हो गई। तो अंग्रेजों ने उन्हें निपटा दिया, हाँ, खत्म कर दिया। और मैं कहता हूं कि चलो, गरम दल के लोगों को नरम दल के लोगों ने बाहर कर दिया, तो नरम दल के लोगों ने ही बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन शुरू करके देश आजाद करा दिया, ऐसा भी नहीं है। उसके बाद उन्होंने कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं दी, कोई गतिविधि नहीं चलाई। तो इससे यह भी स्पष्ट हुआ कि उनके जाने के बाद कांग्रेस प्रतिक्रिया विहीन रही, शक्ति शून्यता की स्थिति रही। तो दोनों के जाने के बाद कोई कुछ नहीं कर पाया, दोनों ही कमजोर हो गए। प्रमुख उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले मेहता, जो कभी भी नहीं चाहते थे कि गरम दल के लोग वापस से कांग्रेस में शामिल हों, उनकी मृत्यु हो गई। तो उनकी मृत्यु के पश्चात चीजें काफी ज्यादा स्मूथ और आसान हो गई और अब उनका वापस से आना संभव था। अब देखते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता होता है, और जो लखनऊ समझौता होता है उसके पीछे क्या कारण जिम्मेदार थे। देखिए, इसके पीछे का बैकग्राउंड काफी पुराना है। जब लीग बनी थी तो वहां पे बड़े सीनियर लीडर थे जो अंग्रेजों को लेकर निष्ठा दिखाते थे। धीमे धीमे माहौल बदलने लगा। माहौल बदलना शुरू हुआ 1911-12 के बाद। 11 में क्या होता है कि बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया जाता है। मुसलमानों को एक मुस्लिम प्रांत मिला था, वो उनसे छीन लिया गया। पहली समस्या। समस्या नंबर 2, अंग्रेजों ने ढाका में एक विश्वविद्यालय बनाने का वादा किया था, पूरा नहीं किया। समस्या नंबर 3, अलीगढ़ में मुसलमान एक विश्वविद्यालय मांग रहे थे, वो दे नहीं रहे थे। समस्या नंबर 4, 1911-12 में बाल्कन युद्ध शुरू हुए, जहां पर बुल्गारिया, सर्बिया, ग्रीस और मॉन्टेनिग्रो, ये 4 देश ऑटोमन्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे, जो कि एक मुसलमान साम्राज्य था। भारत के मुसलमान चाहते थे अंग्रेज ऑटोमन्स की मदद करें, उन्होंने नहीं किया, तो उनके अंदर नाराजगी। ये चौथी समस्या। 5वीं बात, 1912 में मुस्लिम लीग ने
एक अधिवेशन किया। वहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस का लक्ष्य है स्वराज प्राप्त करना, वैसे ही मुस्लिम लीग का भी लक्ष्य होगा स्वराज प्राप्त करना। पांचवा कारण बता रहा हूं मैं, मुस्लिम लीग का भी लक्ष्य होगा स्वराज प्राप्त करना। वो किसी भी ऐसे संगठन के साथ समन्वय स्थापित करने को तैयार होंगे जो उसी उद्देश्य के लिए कार्य कर रहा हो। मतलब कि हिंट कर दिया, कांग्रेस के साथ आ सकते हैं। कंडीशन नंबर 2, वो मुसलमानों के हितों के विपरीत कार्य ना कर रहा हो। मतलब कांग्रेस के साथ वो आ सकते हैं, कांग्रेस को बस इतना साबित करना होगा कि वो मुसलमानों के हितों के विपरीत कार्य नहीं कर रहे हैं। और ये साबित करने के लिए उन्हें क्या करना होगा? कांग्रेस ने उनके पृथक सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात स्वीकार कर ली, सेपरेट इलेक्टोरेट। कांग्रेस ने मान लिया, और जब कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट मान लिया तो यह बात स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस मुसलमानों के विरोध में नहीं है। अगली बात, छठी बात, पहले कांग्रेस में, पहले मुस्लिम लीग में बड़े और मैच्योर लीडर्स थे जो अंग्रेजों को लेकर काफी ज्यादा निष्ठावान थे। अब वहां पर यंग लीडर्स इवॉल्व हो रहे हैं 1913 में जिना ज्वाइन कर रहे हैं, और ये अंग्रेजों को लेकर बहुत फेवर में नहीं है। पॉइंट नंबर 7, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने उसी तरीके से दमन किया मुसलमान नेताओं का जैसे हिंदू नेताओं का। उनकी निष्ठा का कोई मोल नहीं रहा। उन्होंने मौलाना आजाद हों या फिर आप देखो तो अली ब्रदर्स हों, उन सभी को लेकर काफी सख्त प्रतिक्रियाएं दिखाई। और हम देखते हैं कि इसी वजह से अब उनका भी जो मोह है वो भंग हो गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद का जो पत्र था अल हिलाल, मोहम्मद अली का पत्र था कॉमरेड, उनको निशाना बनाया गया। अली बंधु, अली ब्रदर्स, मौलाना आजाद, हजरत मोहनानी, उन्हें तो घरों में नजरबंद किया गया। सरकार की इन नीतियों से काफी ज्यादा नाराज थे मुसलमान, और इसी नाराजगी के चलते उन्होंने फैसला किया कि वो 1916 में कांग्रेस के साथ इकट्ठा होंगे। लखनऊ समझौते के प्रावधान क्या रहे? प्रावधान बड़े ही स्पष्ट थे। पहला तो दोनों उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे। कांग्रेस मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का समर्थन करेगी। प्रांतीय जो व्यवस्थापिका सभाएं हैं वहां पर निर्वाचित सदस्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए होगा, मुसलमानों के लिए आरक्षित। वो उन्होंने डिसाइड किया था। पंजाब में 50%, बंगाल में 40%, बंबई में 33%। दैट इज डिफरेंट, उसके चक्कर में ना पड़ो। केंद्रीय व्यवस्थापिका में भारतीय सदस्यों का 1/9 भाग मुसलमानों का होगा, ठीक है। और सांप्रदायिक चुनाव के माध्यम से यह कार्य किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निश्चित किया गया कि यदि किसी सभा में कोई प्रस्ताव किसी संप्रदाय के हित के विरोध में जाता है तो 3/4 सदस्यों के आधार पर ही उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा। मतलब अगर मुसलमानों की सहमति नहीं होगी तो सांप्रदायिक मुद्दे के प्रस्ताव पास नहीं होंगे। यह बात भी कांग्रेस ने स्वीकार कर ली। समझौते की प्रकृति क्या रही? प्रकृति यह है कि एक ओर मुस्लिम लीग कांग्रेस संयुक्त संवैधानिक मांग का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, वहीं हम देखते हैं कि कांग्रेस मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की मांग को स्वीकार कर रही है। दूसरा, समझौते के पश्चात कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सरकार के समक्ष संयुक्त मांग रखते हैं। संयुक्त मांग क्या है? सरकार उत्तरदायी शासन दे। दूसरा, प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में भारतीयों की संख्या बढ़ाए। तीसरा, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कार्यकारिणी परिषद में आधे सदस्य भारतीय हों। चौथा, विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होना चाहिए। पहले 3 वर्ष था, मानेंगे नहीं, 3 वर्ष ही रहेगा। भारत के जो सचिव का वेतन है वो लोग ब्रिटेन से दें, यहां से ना दें। तो 1919 के अधिवेशन में, 1919 के कानून में इस बात की जो स्वीकार्यता है वो दे दी गई। यद्यपि इस समझौते की कई प्रकार से आलोचना भी की जाती है। आलोचना जैसे कि ऐतिहासिक समझौते के बावजूद हम देखते हैं कि दोनों ने इकट्ठा तो कर लिया, मुस्लिम लीग और कांग्रेस को, लेकिन आम जनता अभी भी दूर ही है। आम जनता के बीच समन्वय नहीं ला पाए। तो पृथक निर्वाचन की जो व्यवस्था है उसको कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, लेकिन बाद में इस बात को लेकर काफी विवाद हुआ। चौथा, कि ये जो प्रावधान है ये द्विराष्ट्र के सिद्धांत की अवधारणा का अंकुर था। मतलब आप मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन स्वीकार कर रहे हो तो आप 2 राष्ट्रों की भावना को बल दे रहे हो। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के विवादास्पद प्रावधान के चलते अगर आप देखो तो बाकी अल्पसंख्यकों के मन में बहुसंख्यक हिंदुओं का भय यहां पर आप देखो तो ये दूर हो गया। मुसलमान ये मानने लगे कि हिंदू अब उनके लिए खतरा नहीं है, बल्कि वो उनके हितों को लेकर सजग हैं। समझौते के पश्चात जो एकता स्थापित हुई
उससे अंग्रेज काफी ज्यादा असहज भी थे और मॉन्टेग्यू की घोषणा में उन्होंने और अधिक विभाजन के प्रयास भी किए। मॉन्टेग्यू की घोषणा होती है अगस्त 1917 में होम रूल आंदोलन के दबाव में। मॉन्टेग्यू भारत के राज सचिव थे और 20 अगस्त 1917 को वो पद पे नियुक्त होने के कुछ समय पश्चात ही एक घोषणा कर देते हैं। इसे महामहिम सम्राट की सरकार की नीति के नाम से जाना जाता है। वो कहते हैं भारत में वो स्वशासन दे देंगे और ये क्रमबद्ध चरणों में होगा, ऑल ऑफ सडन नहीं होगा। धीमे धीमे वो यहाँ पर जैसे जैसे राजनीतिक चेतना बढ़ेगी वो यहाँ पे स्वशासन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। घोषणा का महत्व क्या था? इससे स्वशासन या होम रूल की मांग अब वैधानिक हो गई। पहले कोई स्वशासन मांग लेता था तो वो देशद्रोह लगा देते थे, अब तुम नहीं लगा सकते क्योंकि तुमने बोला है कि तुम दोगे। ठीक है, तो अभी ये वाला मामला एंगल हट गया। ठीक है, विद्रोह की संभावना समाप्त हो गई। 1909 में मॉल्ले द्वारा जो घोषणा की गई थी उसको लेकर जो भारतीयों में असंतोष था वो भी घटा। भारतीयों की हालांकि आपत्ति रही, उपलब्धियों के बावजूद हम देखते हैं कि आपत्तियां जो थी वो किस प्रकार से थी। उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई। उत्तरदायी शासन की समय, प्रकृति और प्रगति के संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई और अभी भी अंग्रेज अपनी मनमानी कर सकते थे। ठीक है, तो इस बात को लेकर कई प्रकार के जो कयास थे वो लगाए गए। तो ये पूरा मामला हमने डिस्कस किया होम रूल लीग का और उसके बाद जो प्रगति हुई उसके बारे में। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपने बहुत अच्छी तरीके से समझा है और आपने इस टॉपिक को एंजॉय भी किया होगा। इसी के साथ मैं इस सेशन को यहां पर समाप्त करता हूं और इसके बाद हम लोग अगले सेशन में किसी एक और, इसका जो अगला नया टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 15 होगा, उसके साथ मिलेंगे। जल्दी ही गांधी जी की एंट्री यहां पर होने वाली है। गांधी जी के आते ही आपकी उनसे मुलाकात करवाई जाएगी। हम जानेंगे कि उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया, हम जानेंगे कि उन्होंने इंडिया में क्या किया और इसी के साथ मैं इस सेशन को औपचारिक रूप से समाप्त करता हूं। मिलेंगे आपसे एक नए सेशन में। जरूर बताइएगा इस सेशन आपको कैसा लगा। तो थैंक यू वेरी मच।